गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार चैट बॉक्स में लिख दीजिए क्या वॉइस क्लियर है और आपको प्रेजेंटेशन जो है शेयर हो रही है। ओके 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 ओके। 2 मिनट और वेट कर लेते हैं, सारे स्टूडेंट्स को ज्वाइन करने देते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे। अच्छा, एक बार लैंग्वेज का बता देना है ना, कि मतलब किस में कंफर्टेबल हो, इंग्लिश है, हिंदी, या मिक्स में चलने दें। बता देना एक बार लिख के। मिक्स में चलने दें क्या? चलो ठीक है। ये तो वैसे काफ़ी इजी है स्टार्टिंग में, तो जल्दी जल्दी फिनिश करेंगे बोथ। ओके जी। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को, ठीक है। फोकस हो जाओ एकदम। और ये आप लोग अपने में लिखते हैं पीरियोडिक टेबल एंड और इसकी प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे। ज़्यादा कुछ टॉपिक्स इसमें है नहीं, मेनली बस पीरियोडिक टेबल क्या होती है, इट्स हिस्ट्री, और व्हाट आर द वेरियस पीरियोडिक ट्रेंड्स दैट वी हैव टू गो थ्रू। सो लेट्स बिगिन। यूनिट नंबर 1, historical idea of how the elements got discovered and कैसे कैसे ये जो पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको बारी बारी से अरेंज किया गया। तो बहुत सारे साइंटिस्ट थे, देयर वर मेनी साइंटिस्ट हु गिव वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, एंड द इम्पॉर्टेंट वंस अमंग दीज आर दिस वन, विच इज योर लॉ ऑफ ट्रायड्स दैट वाज गिवन बाय डोबेरिनियर। इन्होंने क्या किया कि सिंपली एलिमेंट्स को थ्री थ्री के ग्रुप्स में अरेंज कर दिया, ठीक है, जो कि बिल्कुल बेसिक सा था, लेकिन उनको जितनी भी प्रॉपर्टीज पता थी उस टाइम पे उसके बेसिस पे इन्होंने क्लासिफाई कर दिया। लेकिन इसमें बहुत सारी खामियां निकल गई आगे चल के। फिर उसके बाद आगे चल के सेम ही ईयर में न्यूलैंड ने अपना लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया। अ, उसने क्या किया कि when he was like going through all the properties and all, he realized that the property of first element and eighth element, it was very similar. So he tried to classify on the all the elements that were known at that time इसी basis पे, but again there were a lot of flaws and limitations, so that also got discarded. फिर एक अच्छा सा क्लासिफिकेशन दिया मेंडलीव, ठीक है, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। उन्होंने ये बोला कि जो भी पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स होंगे उनकी जो प्रॉपर्टीज होगी, चाहे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हो, वो एटॉमिक वेट्स के फंक्शन होंगे। वेट इज मोर इम्पॉर्टेंट रेदर देन द नंबर, ऐसा उन्होंने माना, ठीक है। इसी को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, तो ये एक पीरियोडिक टेबल उन्होंने बना के दिया था, और इसमें भी बहुत सारी जगह उन्होंने वेकेंट छोड़ी, और उन्होंने ऐसा बोला कि when in future there will be more research and then some new elements that will get discovered, they will be put in these respective places। और उनकी ये बहुत ही अच्छी बात थी, क्योंकि जब ऐसा सही में हुआ, जब आगे चल के और नए एलिमेंट डिस्कवर हुए, तो उनको सही जगह पे रखा गया, इसी जगह पे। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने एलिमेंट्स के नाम पहले प्रेडिक्ट कर लिए थे, जैसे कि ये हो गया अपना ए का बोरोन करके, है ना। और जब बाद में उस एलिमेंट को एक्चुअल में डिस्कवर किया गया तो पता चला कि मेंडलीव के अकॉर्डिंग जो एका बोरोन था वो एक्चुअल में स्कैंडियम बाद में डिस्कवर हुआ, ठीक है। देयर वर मेनी एलिमेंट्स लाइक दिस, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, दैट मेंडलीव थॉट इट टोल्ड दैट इट वाज एका एल्यूमिनियम, इट वाज एक्चुअली लेटर फाउंड टू बी गैलियम, ठीक है। फिर बाद में उन्होंने जो एक एलिमेंट था एका सिलिकन करके, उसको उन्होंने बाद में डिस्कवर जो किया गया उसका नाम था जर्मेनियम। बट अगेन देयर वर अ लॉट एंड लॉट ऑफ लिमिटेशंस फॉर दिस टेबल आल्सो, जैसे कि हाइड्रोजन की पोजीशन थी, आइसोटोप्स की पोजीशन थी, ही वाज नॉट एबल टू क्लियरली put these elements into a certain places. For example, hydrogen, it can be placed in some other group also because it has properties resembling with the other ones. For example, it can be placed here also. Okay. Isotopes, you know what are isotopes? You can comment in the chat box. What are isotopes?
Do you have any idea about isotopes? Correct. Same atomic number and different mass number. Yeah. So see, if any element has a certain amount of isotopes, for example, carbon, it has C12 and C14. Now, in the same periodic table, since this periodic table has been made on the basis of mass, atomic weight, so we have to put carbon in two respective places because they have different masses. And again, Mendeleev had no answer to this question, that how you would put a same element at two different places in a periodic table, right? This was the one of the major limitations. And very dissimilar elements, for example, potassium and copper, he put both of them in the same group, right? And in some cases, he put like the lower atomic weight elements before the higher ones. So atomic weight itself could not fulfill the exact criteria. And there were many other limitations. You can have to just go through it. Nothing like specific will be asked in exam from this one. Then after all of this was said and done, then came the modern periodic law, which we will study. So according to this modern periodic law, it says that the physical and chemical properties, they actually are the functions of atomic number, not atomic weight. Okay, like Mendeleev told. उन्होंने बोला कि एटॉमिक नंबर पे जो है ज्यादा डिपेंडेंसी है सारी प्रॉपर्टीज की. अब अगेन इसको पूरा रिसर्च करा गया, हर एक एलिमेंट को अरेंज करने का कोशिश किया गया, और फाइनली जो है हमारे पास ये पीरियोडिक टेबल मिली है हमको, जिसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो 18 ग्रुप्स हैं, जो कि ऐसे हर एक बार के ऊपर लिखा हुआ है 1A 2A 3B ऐसे करके 3A करके, इस तरीके से टोटल 18 ग्रुप्स है और 7 पीरियड्स है. ठीक है, इस तरीके से, है ना. अब इसको आपको पहले तो ध्यान रखना है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है. अब आप इसको चाहे किसी भी ट्रिक से याद करो, चाहे इनको रटो, चाहे कुछ भी करो, पहली बात तो आप इसको अगर ध्यान से थोड़ा समझ के पढ़ोगे तो आपको ये अपने आप याद हो जाएगा, नहीं तो आप इसको ट्रिक से आराम से याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. बस आपको इनका एटॉमिक नंबर ध्यान होना ही चाहिए, और इसका एटॉमिक नंबर के साथ साथ नाम ध्यान हो गया तो और भी बढ़िया बात है. जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम. एक दो बार आप इसको खुद से देखोगे और इसको थोड़ा समझने की कोशिश करोगे तो ध्यान आ जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है. ठीक है. इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे कि ये जो पूरी पीरियोडिक टेबल है इसको अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है, जैसे, और अलग अलग ब्लॉक्स में क्लासिफाई किया गया है. फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट टू ग्रुप्स दे आर कॉल्ड एज एस ब्लॉक. ओके. द नेक्स्ट few groups it is called as D block. This group here it is called as P block. Okay, and both of these ones which are like completely segregated from the rest of periodic table, this is called as F block. अब इनकी सारी प्रॉपर्टीज जो है वो हमको एक एक करके देखनी है. पहली बात सबसे इम्पोर्टेंट कि ये जो एफ ब्लॉक है ये अलग से कोई हिस्सा नहीं है, ये यहीं से चालू होता है इसके अंदर. लेकिन क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज डी ब्लॉक से कंप्लीटली डिफरेंट थी तो इसलिए इनको थोड़ा सा अलग करके ऐसे दिखा दिया गया है. बाकी स्कैंडियम आ गया, यहाँ पे यूटेरियम आ गया, उसके बाद यहाँ पे आता है लेंथेनम और यहाँ पे आता है एक्टीनियम, जो कि आपके एफ ब्लॉक के फर्स्ट वाला एलिमेंट है. ठीक है. अब टाइप्स ऑफ एलिमेंट मैंने आपको बता ही दिया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक. ये हमारे पास मेजर 4 ब्लॉक्स हैं. एस और पी ब्लॉक को हम लोग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं, डी ब्लॉक को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, और एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं. डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं. एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो डी ब्लॉक के अंदर का ही एक पार्ट है. ठीक है, इस तरीके से. अब सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक सा एस ब्लॉक से. इनको हम लोग अलग से भी पढ़ेंगे ही, बट जस्ट एक लिटिल बिट आइडिया दे देता हूँ कि इनकी प्रॉपर्टीज कैसी होती है और ये सब कैसे चलता है. ठीक है. एस ब्लॉक की कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? सबसे पहले आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. हर एक एलिमेंट का, ईच एंड एवरी एलिमेंट दैट इज प्रेजेंट इन दिस अर्थ, इट हैज अ फिक्स्ड
valence electronic configuration. Okay, and the presence of that element in the periodic table, it is actually decided by the this one, your electronic configuration. If the final valence electron is entering s subshell, then it will be called as s block element. ओके, इसलिए आप देखोगे कि इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो इस तरीके से NS1 एंड NS2। अब जिनके अंदर NS1 है उनको हम लोग बोलते हैं एल्कली मेटल्स, ठीक है, और जिनके अंदर NS2 है उनको हम लोग बोलते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। इसके इस तरीके से मेनली ये लोग जो अपने ग्रुप 1 वाले एलिमेंट्स हैं, ये लोग मेनली बनाते हैं +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड, और जो ग्रुप 2 वाले हैं वो बनाते हैं मेनली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड। क्योंकि अगर इनके पास से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो ये अपनी न्यूट्रल ऑक्टेट स्टेट अचीव कर लेंगे, नॉट न्यूट्रल, ऑक्टेट स्टेट अचीव कर लेंगे। अब ये ऑक्टेट स्टेट क्या होती है, क्यों वो स्टेबल होती है, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। आपने सोडियम तो सबने देखा ही होगा, आई होप। सोडियम जिससे लैब में हम लोग कुछ भी कर लेते थे, उसको पानी में डाल देते तो वैसे बर्स्ट कर जाता है, वो एक्चुअली आपका फर्स्ट ब्लॉक का पार्ट है ना। तो आपने देखा होगा कि सोडियम को आराम से आप चाकू से कट कर सकते हो, वो मेटल है। मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं नेचर में, लेकिन कुछ ही ऐसे मेटल्स है जो कि काफी सॉफ्ट होते हैं, उनमें से एक बेस्ट एग्जांपल है सोडियम। और आप देखोगे कि फर्स्ट जो अपना ग्रुप है, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये काफी सॉफ्ट मेटल्स हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है इनकी, कि इनकी एटॉमिक रेडियाई जो है वो बहुत ज़्यादा होती है पूरे पीरियड के कंपैरिजन में, और आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत लो होती है। अब ये सारी प्रॉपर्टीज क्या हैं, यही हम लोग एक एक करके आगे देखेंगे। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, बेसिक ही है, हम लोग इसको फिर से देखने आएंगे ही, तो एक बार आप जस्ट गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है इसमें। वैसे ही पी ब्लॉक एलिमेंट्स भी हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपके पास जो है टोटल 6 ग्रुप्स हैं, जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इनकी होती है ये NS2 NP1 to 6, ठीक है। और कहाँ से चालू होता है ये, यहाँ ये चालू होता है इस तरीके से 13 14 15 16 17 और 18, इन चारों को हम लोग बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। अब इनके अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है, हाँ, जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, वो एक्चुअली प्रेजेंट होता है पी ब्लॉक के अंदर। बस यही इनकी खासियत है, और बाकी एलिमेंटल प्रॉपर्टीज वगैरह वो सब हम लोग आगे पढ़ ही लेंगे। अभी जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं आपको हर चीज़ का, ठीक है। इनकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे हाई होती है, और जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं उसकी वैल्यू कम होती जाती है, ठीक है। कार्बन इनका सबसे इम्पोर्टेंट कंपाउंड है, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा कार्बन के ऊपर ही चलती है, उसके लिए अलग ही केमिस्ट्री बनानी पड़ी है हमको। उसके बाद डी ब्लॉक आ जाता है, जो कि एस और पी ब्लॉक के बीच में रहता है। अब इसी को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं, पूरी डी ब्लॉक की सीरीज को। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डी ब्लॉक के लिए होती है N-1 D 1 to 10 एंड NS2। देखो ये ऐसा कुछ ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। अब आप 3D1 लिख लो और 4S2 लिख लो, 3D1 लिख लो और 4S3 लिख लो। 4S3 कभी हो सकता है? चलो मुझे बताओ फटाफट, 4S3 कभी हो सकता है क्या? नो, नो। क्यों नहीं हो सकता? एस ब्लॉक के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं एस ऑर्बिटल के अंदर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो इसको यहाँ से हटा के हम लोग चेंज कर लेंगे। चलो, एक्टिव हो आप लोग, शाबाश। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा ही चल रहा है अभी तो। ये वाले जो हैं, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट, ये बहुत ही अच्छे गुड गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी इनकी होती है कि काफ़ी अच्छे कलर्ड आयंस और कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। जल्दी से इसको खत्म करते हैं, फिर हम प्रॉपर्टीज पे आएंगे, तब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा अच्छे अच्छे। जनरली पैरामैग्नेटिक होते हैं, होंगे ही अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो, है ना। एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक को अलग से ही दर्जा दिया हुआ है, और इसके अंदर हम लोग 4F और 5F सीरीज जो है बेसिकली पढ़ते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इनकी ये है N-2F1 माइनस से लेकर अपना 14 N-1 D 1 to 2 एंड NS2।
और बहुत सारे इनमें ऐसे एलिमेंट भी हैं जो कि नेचुरली नोन नहीं है, उनको सिंथेटिकली लेबोरेटरीज में प्रिपेयर किया जाता है यूजिंग सर्टेन रिएक्शंस। ठीक है। और इसके अंदर लेंथेनाइड और एक्टिनाइड आते हैं, और दोनों ही एलिमेंट जो है रेडियो एक्टिव होते हैं, और एक्टिनाइड उससे भी ज़्यादा रेडियो एक्टिव होते हैं लेंथेनाइड से। अब हम आ जाते हैं अपने इंपॉर्टेंट पोर्शन पे, जहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का ट्रेंड क्या रहता है। जब आप टॉप टू बॉटम या लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में मूव करते हो, तब एक्चुअल ट्रेंड क्या रहता है। ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी बोला हुआ है एटॉमिक साइज या फिर रेडियस। ठीक है। तो देखो, एटॉमिक साइज या रेडियस होता क्या है। आपके पास ऐसे एटम दिया रहेगा, एटम में सेंटर में न्यूक्लियस होता है, आई होप सबको पता ही होगा। और इसके बाद इस यहाँ से लेकर जो आउटर मोस्ट शेल है, उसकी जो डिस्टेंस होती है, वही आपकी एटॉमिक साइज या रेडियस कहलाती है। ठीक है। अब ये रेडियस बहुत सारे तरीकों के हो सकती है, क्योंकि अलग अलग एलिमेंट जो है वो अलग अलग टाइप की बॉन्डिंग शो करते हैं। आयनिक में अलग होगा, कोवेलेंट में अलग होगा, कोऑर्डिनेट में अलग होगा। पहला सबसे है कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस में आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऐसे बॉन्डेड जो एलिमेंट मिलेगा, आपको उन दोनों के बीच का डिस्टेंस पता करना है। तो आप यहाँ से यहाँ तक टोटल पता कर लो, डिवाइड बाई 2 कर लो, तो मिल जाएगा आपको उसका रेडियस। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अगला होती है वॉन्डरवॉल रेडियस। वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन में क्या होता है, कोई डायरेक्ट बॉन्डिंग नहीं होती है, सिर्फ हल्का सा इंटरेक्शन होता है। ठीक है। जैसे ये अपना एक अलग गैस है, एटम है कोई, और ये अपना एक अलग है मॉलिक्यूल। इन दोनों के बीच में अगर कोई रेडियस पूछ ले, क्योंकि इन दोनों के बीच में बॉन्ड नहीं है, देखो इंपॉर्टेंट क्या है, बॉन्ड तो ये रहा, है ना। इन दोनों के बीच में एज सच कोई बॉन्ड नहीं है, लेकिन इंटरेक्शन है, जस्ट लिटिल बिट सा। उसी को हम बोलते हैं वैन डर वाल्स इंटरेक्शन। बहुत ही वीक टाइप का इंटरेक्शन होता है, और इसी के बेसिस पे हम लोग इसकी रेडियस भी पता कर सकते हैं। मेनली गैसियस मॉलिक्यूल जो होते हैं उनमें ये लोग ये डिटरमाइन करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जब ये गैसियस स्टेट में, जब दो गैस के मॉलिक्यूल्स नियरेस्ट डिस्टेंस पे रहते हैं, तब हम लोग उनकी रेडियस पता कर लेते हैं कि इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है। उसी को हम लोग बोल देते हैं कि ये इसकी रेडियस होगी, वॉन डर वाल्स रेडियस। अगला है देखो मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस में भी बिल्कुल सिंपल है। आप लोग कोई भी एक मेटल ले लीजिए, उसके अंदर जो आपके एटम्स प्रेजेंट होंगे, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस पता कर लीजिए। एडजेसेंट एटम जो भी होंगे, उनका बीच का डिस्टेंस आपको मिल जाएगा, वो उसकी रेडियस हो जाएगी, डिवाइड बाई 2 कर देना, है ना। यही होगी ना रेडियस इसकी। अगला है देखो आयोनिक रेडियस। आयोनिक जो कंपाउंड्स होते हैं, जैसे आपका सबसे फेवरेट मॉलिक्यूल हो गया जो कि NaCl, है ना, सोडियम क्लोराइड। इस तरीके से सोडियम क्लोराइड में, अच्छा चलो मुझे बताओ, एक चीज बताना मुझे यहाँ पर। जब भी किसी कंपाउंड से या किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो उसकी साइज छोटी होती है या बड़ी होती है। इफ एन इलेक्ट्रॉन इज लीविंग एनी एटम, इट्स साइज इंक्रीजेज और डिक्रीजेस। ओके ओके, यार पता है तुमको, सब कुछ तो पता है। बिल्कुल सही बोल रहे हो। जब भी किसी एटम से या फिर हम लोग एलिमेंट से हम लोग उसको पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाते हैं, तो उसकी साइज डिक्रीज होती है, क्योंकि जो अपना न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स है वो बढ़ जाता है। यही सारी प्रॉपर्टीज हमको यहाँ पे पढ़नी है आगे चल के। तो देखो Na+ जो है वो छोटा होगा, क्योंकि कैटायन जनरली छोटा रहता है, और Cl- जो है वो बड़ा होगा, क्योंकि एनायन जनरली बड़ा होता है। अब इसी के बेसिस पे हम लोग इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे और डिवाइड बाई 2 करके रेडियस निकाल लेंगे। इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ से आता है कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे साइज अफेक्ट हो सकता है। अब यहाँ पर बात आ जाती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की, है ना। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है कि देखो, आपके पास ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है एटम का, यहाँ पर भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग ऐसे मार्क कर लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पर भी होंगे, और बाहर की ओर भी होंगे। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको कवर करके रखेंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज को और कवर करके रखेंगे। तो ये जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है ना, इन पे उतना न्यूक्लियर चार्ज पहुंच नहीं पाता है। ठीक है। तो जैसे जैसे इसका एटम का साइज इंक्रीज होता जाता है, वैसे वैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता जाता है ना। उसी चीज को हम बोलते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है। ठीक है। अब देखो,
इनर सेल के इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं ना, ये वाले, ये क्या करते हैं कि चार्ज को शील्ड कर लेते हैं, एक तरीके से उसको घेरा बना लिया। इट शील्ड्स दिस न्यूक्लियर चार्ज टू not properly go out of it, right? And this is called as screening or shielding effect. But since nuclear charge is very high, so they are not able to completely shield it, and some amount of attractive force will still be there, and the resultant attractive force which these valence shell electrons actually feel, it is actually called as Z effective, which is effective nuclear charge. ओके okay? अब उसको कैलकुलेट कैसे करूंगा, तो Z माइनस सिग्मा, सिग्मा इज योर शील्डिंग और स्क्रीनिंग कांस्टेंट एंड Z इज द एटॉमिक नंबर। ओके, नाउ if effective nuclear charge is high, then size will increase or decrease, you can tell. If effective nuclear charge, which is Z effective, is high, yeah, it will obviously decrease, because see, no matter what the Z is, if you are saying that this is increasing, then anyhow the resultant factor will get cancelled out, so it will obviously, size will decrease. If nuclear charge is getting increased, then the size will automatically decrease. Okay, now again there are many questions that can be made from here. Number of orbits, so what will happen if number of orbits increase, then size will increase. Number of inner cell electrons increase हो गया तो शील्डिंग कांस्टेंट ज़्यादा हो जाएगा, तो साइज जो है छोटा हो जाएगा। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो, लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में जाने पे क्या होएगा, साइज पे क्या इफेक्ट आएगा लेफ्ट टू राइट जाने पे, और टॉप टू बॉटम जाने पे, वो हमको समझना है ना। टॉप टू बॉटम जाने पे, ये अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आपके साइज से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सही होंगे, कभी गलत नहीं होंगे। देखो, जब मैं लेफ्ट टू राइट मूव करता हूँ ना पीरियोडिक टेबल में, तब होता क्या है कि एटॉमिक साइज जो है छोटा होता जाता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो अभी भी सेम है, बस उसमें इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं हम लोग, समझ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल 1s1 1s2, है ना, 1s2 2p1, ठीक है, फिर 1s2 2p2, 1s2 2p2। अगर आप देखोगे यहाँ पर इस ऑर्डर में मैंने क्या किया, मैंने क्या कोई शेल बढ़ाया यहाँ पे, आंसर है नहीं, शेल तो उतना ही था, पहले भी एक ही एस था, अभी भी यहाँ पे भी एक ही एस है, लेकिन मैंने जैसे एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। और हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है कि जब इलेक्ट्रॉन ऐड किए जाते हैं तो साइज छोटा होता जाता है। कॉन्क्लूजन क्या है, लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज डिक्रीज होगा, और इसके ही उल्टा टॉप टू बॉटम मूव करने पे पीरियोडिक टेबल में साइज जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है, क्योंकि एक नया ऑर्बिटल या फिर नया एक शेल ऐड होता है। इसी के बेसिस पे मैं आपको दो तीन क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मुझे फटाफट से उसका आंसर दे देना कि साइज बड़ा किसका होगा। मैं यहाँ पे दो एलिमेंट लिखूंगा, आपको बस जस्ट बताना है, ठीक है। लेकिन अगर आपको पीरियोडिक टेबल आती होगी ना, तभी आप इसका आंसर बता पाओगे। सीजियम पॉजिटिव और लिथियम पॉजिटिव दोनों में से साइज बड़ा किसका होगा, सीजियम कैटायन और लिथियम कैटायन इन गैसियस स्टेट, दैट इज इंपॉर्टेंट। साइज बड़ा किसका होगा क्वेश्चन है, विच हैज लार्जर साइज, सीजियम पॉजिटिव और लिथियम पॉजिटिव इन गैसियस स्टेट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मिक्स्ड आंसर्स आ रहे हैं यहाँ पे, मिक्स्ड आंसर्स नहीं आने चाहिए थे। अब थोड़े ठीक हुए आंसर्स, करेक्ट। देखो, साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, बिल्कुल डाउन द ग्रुप जाने पे साइज इंक्रीज होता है, बिल्कुल करेक्ट बात है, इसका आंसर करेक्ट सीजियम होगा। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी चीज आपको ध्यान रख लेनी है, अगर यहीं पर वो मेंशन कर दे ना एक्वस स्टेट, ठीक है, यहीं पर अगर वो मेंशन कर दे एक्वस स्टेट में लिथियम पॉजिटिव, या फिर थोड़ा सा इधर मैं चेंज कर देता हूँ, इसको सोडियम पॉजिटिव कर लेते हैं, है ना। अब मुझे बताओ व्हाट विल बी द आंसर,
विच विल हैव लार्जर साइज, सोडियम पॉजिटिव और लिथियम पॉजिटिव इन इट्स एक्वा स्टेट? क्विकली। अब ये सब गलत करेंगे, देखना। बताओ बताओ। एक ही आंसर आया अभी तक तो। इन इट्स हाइड्रेटेड या एक्वस स्टेट विच हैज लार्जर साइज। क्या बात है। आप लोग सही आंसर क्यों कर रहे हो भाई? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल करेक्ट बोला है, बिल्कुल करेक्ट बोला है, बिल्कुल करेक्ट बोल दिया है आप लोगों ने। देखो, होता क्या है ना, जब ये एक्वा स्टेट में रहता है ना, तब ये इसकी एटॉमिक फॉर्म में ना रहकर अपनी हाइड्रेटेड फॉर्म में रहता है। हाइड्रेटेड फॉर्म में क्या होता है कि जितनी छोटी साइज होगी उतना ज्यादा उसका हाइड्रेशन होगा, इस तरीके से। हाइड्रेशन मतलब वाटर के साथ इंटरेक्शन। तो लिथियम ना सबसे छोटा रहता है और इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। उसी की वजह से ये मैक्सिमम हाइड्रेशन करता है, और मैक्सिमम हाइड्रेशन करने के बाद ये एक हाइड्रेटेड स्फीयर बना लेता है, जिसका साइज सोडियम के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है। इसी की वजह से हम लोग ऐसा बोल देते हैं कि लिथियम प्लस की साइज एक्वस स्टेट में सोडियम प्लस से ज्यादा होगी। ठीक है। खैर, ये तो एक छोटा सा कंसेप्ट था जो आ गया बीच में। बाकी देखो, बहुत ही सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। आपको ये पता ही है, मैंने पहले ही आपसे ये क्वेश्चन कर लिया है, कैटायन जब भी बनेगा एटम से उसकी साइज हमेशा उसके करस्पॉन्डिंग एटम से छोटी ही होगी। इसके बेसिस पे ये देखो साइज का ऑर्डर दिया हुआ है। आयरन था, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लो उससे छोटा बन जाएगा, एक और निकाल लो उससे भी छोटा बन जाएगा। ठीक है। इसके कन्वर्सली जब आप एटम से उसका एनायन बनाते हो इलेक्ट्रॉन दे के, तब क्या होता है, साइज बढ़ जाती है ना। क्योंकि आपने जब इलेक्ट्रॉन निकाला तो साइज घटी, इलेक्ट्रॉन पकड़ा दो साइज बढ़ जाएगी। O2 माइनस की साइज ज्यादा होगी O माइनस से, देन ऑक्सीजन के न्यूट्रल एटम से। अगली प्रॉपर्टी है, देखो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी एक न्यूट्रल गैसियस एटम बैठा हुआ है, ठीक है, आप क्या करो, इसको एनर्जी दो, और इसको एनर्जी देके इसके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको यहाँ से भगा दो। तो रिजल्टिंग क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा, और ये अपनी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा। ठीक है। बिल्कुल सही बात है। अब यही चीज है कि कितनी एनर्जी हमको देनी पड़ेगी, है ना, उसके बेसिस पे ये सारा खेल चलेगा यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास न्यूट्रल एटम है, आपने उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया एनर्जी देके, M पॉजिटिव बन गया, और आपकी पहली आयोनाइजेशन एनर्जी आपको पता लग गई। आपने इस M पॉजिटिव को वापस लिया और एक और इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलवा दिया, M2 पॉजिटिव हो गया। इस M2 पॉजिटिव में से एक और इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया, M3 पॉजिटिव हो गया। अब देखो, जैसे जैसे इसके ऊपर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती रहेगी ना, वैसे वैसे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती रहेगी। व्हाई? बिकॉज इट बिकम्स मोर एंड मोर एंड मोर डिफिकल्ट फॉर these atoms to get now like the eject out the electron, because you see the positive charge is increasing, right? So it won't let go of the electron that much easily, because electron is negative charge, atom nuclei is positive charge. That is why. Okay, so that's why when you are like continuously increasing, like continuously taking out the electron, then ionization energy will continuously increase. अब फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? जेड इफेक्टिव तो होएगा ही, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा आयोनाइजेशन उतनी ज्यादा देनी पड़ेगी। एटॉमिक साइज, जितना साइज बड़ा आयोनाइजेशन उतना आसान। फिर से बोल रहा हूँ, सुन लेना ध्यान से, जितना साइज बड़ा आयोनाइजेशन उतना आसान, सो आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी दैट मच लेस। चलो, क्वेश्चन आ गया, लास्ट क्वेश्चन अभी के लिए, क्योंकि ये आपको रिजॉइन करना पड़ेगा अभी। ठीक है। देखो, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है। चलो बताओ। लिथियम है और सीजियम है, यही बन चुका है अपना फेवरेट अब तो। इन दोनों में से आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा किसकी होगी, बता दो। ज्यादा पूछा है मैंने। मोर आयोनाइजेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर व्हाट? बिल्कुल, ऋषिता जी ने सही जवाब दिया है, हिंदावी जी ने भी सही जवाब दिया है। ओहो, सबने सही जवाब दे दिया, सबने सही जवाब दे दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। करेक्ट है भाई। लिथियम को बहुत जोर आएगा इलेक्ट्रॉन निकालने में, तो उसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत हाई हो जाएगी।
ठीक है। सीजियम बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, इसी के लिए हम लोग इसको आपके फोटोवोल्टेक सेल्स जो होते हैं उसमें भी बहुत यूज करते हैं। और तीसरा फैक्टर क्या है कि पेनिट्रेशन इफेक्ट कितना है। देखो, पेनिट्रेशन पावर कुछ नहीं होता है, जो इनर सेल्स होते हैं ना, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं कि वो ज्यादा पेनिट्रेटेड हैं इन द एटम, और कुछ नहीं। तो हमको तो ये वैसे ही पता है कि जब हम इनर शेल से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तब एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी रेदर देन की आउटर शेल से। ठीक है। देखो, आयनाइजेशन एनर्जी के हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, और आपको ऑलमोस्ट आइडिया लग ही गया होगा कि आयनाइजेशन एनर्जी से हम क्या कहना चाहते हैं। अब इसमें कुछ थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखो, जैसे कि पीरियोडिक टेबल में जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे, टॉप टू बॉटम मूव करोगे, तब उन केसेस में आयोनाइजेशन एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, है ना। तो देखो, जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे ना पीरियोडिक टेबल में, तब आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमको पता है लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज छोटा होता जाता है, और जितना साइज छोटा होता जाएगा उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना। ठीक है। अब इसके बेसिस पे ही, अकेले इसी एक कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो कि मैं अभी आपसे पूछूंगा अभी। उससे पहले मैं आपको एक थोड़ी सी चीज और बता देता हूँ। देखो, ये ना आपके एक रिप्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पे एक चीज। जैसे ये वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी हुई है, ठीक है। अब देखो होगा क्या, जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाओगे पीरियोडिक टेबल में, तब इन जनरल तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती हुई दिख रही है। सिर्फ कुछ केसेस में आपको दिखेगा कि आयनाइजेशन एनर्जी में थोड़ा सा डेविएशन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है ना। आप देखोगे कि थोड़ा सा दिक्कत आ रही है यहाँ पे, ये एरोज उल्टे उल्टे हो गए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड स्टेबिलिटी। होता क्या है, आपके पास जब वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है, उसमें अगर आपके पास जो ऑर्बिटल्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फिल्ड हो या फिर हाफ फिल्ड हो, कुछ इस तरीके से। ये जैसे डी ब्लॉक के लिए मैंने बताया कि ये हाफ फिल्ड है, जैसे पी ब्लॉक के लिए मैं बता देता हूँ, है ना। ये इस तरीके से, ये होती है हाफ फील्ड। हाफ फील्ड मतलब कि जितने मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं उसका आधा नंबर उनमें भरा जा चुका है। अगर वो है, या फिर फुल फील्ड मतलब कंप्लीटली फील्ड है, तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि वैसी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल मानी जाती है। अब देखो, हम लोग लेफ्ट से राइट मूव करना स्टार्ट करते हैं। S1 से मैं गया S2 में। एक्सपेक्टेशन भी था कि लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा हूँ तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, और बढ़ भी गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत वहां आ गई जब मैं S2 से P1 में गया। एक्सपेक्टेशन तो मुझे थी कि P1 वाला, क्योंकि मैं लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा हूँ, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए। पर क्योंकि P1 कोई स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन तो है नहीं, है ना, लेकिन S2 कंप्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है P1 से। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, अगर क्लियर है तो क्लियर लिख दो। S2 वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की आयनाइजेशन एनर्जी P1 से ज्यादा है, ठीक है ना। अब देखो, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। P1 से जब मैं P2 मूव किया तब भी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ी। P2 से मैं P3 मूव किया तब भी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ी। पर जैसे ही मैंने P3 से P4 मूव किया तब फिर से डेविएशन आ गया। ये आया है हाफ फील्ड स्टेबिलिटी की वजह से। अब मैं आपसे यहाँ पे रोक के क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, मुझे फटाफट से बता देना, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों में से आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा किसकी है? सब गलत करेंगे अभी। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अच्छा जी, लिखो लिखो और लिखो, वेट कर रहा हूँ मैं आंसर्स का। अच्छा, अच्छा, मिक्स्ड आंसर क्यों आ रहे हैं? कुछ बोल रहे हैं नाइट्रोजन, कुछ बोल रहे हैं ऑक्सीजन। दो बंदों ने ऑक्सीजन दिया है, बाकी लोगों ने नाइट्रोजन दिया है। देखो, बहुत सिंपल सी चीज है। ऑक्सीजन जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है P4, और नाइट्रोजन जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2p3।
तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं यहाँ पर इतनी देर से जो बोल रहा हूँ कि P3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हाफ फील्ड स्टेबल होने के कारण उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी इन कंपैरिजन टू P4। अब ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन आयनाइजेशन एनर्जी, ऐसे चार ऑप्शन से एक में दे देगा। और आप वहाँ पे जो क्या करोगे कि यार हमको बोला था लेफ्ट टू राइट मूव करने पर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, हमने तो उसी के हिसाब से टिका दिया आंसर। हाफ फील्ड और फुल फील्ड स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आपको हर टाइम ध्यान में रख के चलना है। आंसर इज नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। ठीक है, यही पूरा जो है यहाँ पर समझा रखा है। NP3 के अंदर हाफ फील्ड स्टेबल होता है, जबकि NP4 के अंदर आपका हाफ फील्ड स्टेबल नहीं होता है, इसी के केस में। ठीक है, अब वही चीज सेम यहाँ पर भी बताई है कि IE1 और IE2 के अंदर क्या डिफरेंस आता है। वो भी बहुत सिंपल सा, ज्यादा कुछ नहीं है। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है अब ग्रुप के अंदर कैसे वेरी करती है आयनाइजेशन एनर्जी। देखो, टॉप टू बॉटम मूव करने पे साइज बढ़ता है। साइज बढ़ता है इसका मतलब जेड इफेक्टिव कम हो जाता है। अब जेड इफेक्टिव कम हो जाता है इसका मतलब कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है कि कोई एनर्जी तो दूंगा तुरंत ready होने के लिए। बस आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ही कम होती जाएगी उस केस में, जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है। देखो, ये हीलियम सबसे टॉप मोस्ट है और जीनॉन सबसे बॉटम मोस्ट है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। इस तरीके से आप इसको ध्यान में रख सकते हो। इसको बोलते हैं हम नोबल गैस फैमिली, है ना। वैसे ही आपकी हाइड्रोजन इधर दी हुई है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है। और उसमें भी आयोनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट आपकी फ्लोरीन की होगी। उसके बाद लिथियम दिया हुआ है, सोडियम दिया हुआ है, पोटेशियम दिया हुआ है, रुबिडियम दिया हुआ है, सीजियम दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा ही था कि लिथियम और सीजियम में से आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन दे देगा, तो आंसर है सीजियम दे देगा, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी है ही नहीं उसकी, बहुत ही मिनिमम है। ठीक है, और यही आपका एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन। देखो, फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स जो होता है उसमें सीजियम जो है उसको यूज किया जाता है, क्योंकि वो बहुत ही लो आयनाइजेशन एनर्जी रखता है। तो जैसे ही हम उसको सनलाइट देंगे ना, तो सनलाइट क्या करेगी, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को भगा देगी। और इलेक्ट्रॉन ही होता है चार्ज कैरियर, जो आपके फिजिक्स में पढ़ा ही दिया जाएगा। तो वही इलेक्ट्रिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो हम लोग उसको स्टोर कर लेते हैं। फिर हम लोग उससे अपना काम करवाते हैं सारा इलेक्ट्रिसिटी का रिलेटेड, मेनली लाइट वगैरह जनरेट कराना हो गया वो सब, इसी के लिए उसको यूज किया जाता है। ठीक है, अगला है देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अभी हमको इसमें क्या जस्ट रिवर्स करना है। हम आयनाइजेशन एनर्जी में क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे एटम से, इसमें हम लोग इसको इलेक्ट्रॉन दे देंगे। ठीक है, और फिर एनर्जी में चेंज क्या आएगा ये हम लोग पता करेंगे। जैसे आपके पास एक न्यूट्रल एटम था, आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये। जो आप एटम को ले रहे हो, जिसके साथ आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, वो किसी के भी साथ बॉन्डेड नहीं होना चाहिए, तभी ये सारी चीजें वैलिड होगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसको इतना हीट करते हैं कि वो अपनी एटॉमिक स्टेट में आ जाए और फिर अपनी गैसियस स्टेट में चला जाए, और फिर ही हम उस पर सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं। न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम के ऊपर सारे इनिशियल एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन पकड़ा दो मेटल को, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, हमको पता है। और एनर्जी यहाँ पर रिलीज होगी कि हमको देनी पड़ेगी। ध्यान से सुनना यहाँ पर, एनर्जी रिलीज होगी या फिर हमको देनी पड़ेगी यहाँ पे बाहर से। उसके बेसिस पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, जैसे अगर इस केस में माना जाए, जैसे देखो, अगर यहाँ पर एनर्जी रिलीज हुई है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव। ध्यान से सुनना, अगर किसी भी न्यूट्रल एटम को आपने इलेक्ट्रॉन दिया और एनर्जी इज गेटिंग रिलीज्ड, देन वी विल से इट हैज अ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। करेक्ट? व्हाई इट इज सो? बिकॉज वी आर गेटिंग द एनर्जी आउट ऑफ इट। हमने कुछ नहीं किया, हम बैठे हुए थे, हमने बोला मेटल को ये ले इलेक्ट्रॉन ले ले, और उसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट तो कर लिया, साथ में एनर्जी रिलीज कर दी। तो हमने बोला ये एनर्जी हमारे पास कहाँ से आ गई एनर्जी। तो हमने उस एनर्जी को एक्सेस माना और बोला ये एनर्जी हम लोग नेगेटिव मानेंगे।
केमिस्ट्री के अंदर ही ऐसा होता है कि जब आपके पास सिस्टम से आपको एनर्जी मिलती है तब आप उसको मानते हो नेगेटिव, और जब आप खुद अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करते हो सिस्टम के अंदर तब उसको मानते हो आप पॉजिटिव। फिजिक्स के अंदर इसका जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, अब देखना ध्यान से। जैसे जैसे आप इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करते जाओगे, जैसे ना आपने यहाँ पे m माइनस दे लिया, अब उसमें फर्दर आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया और उसको m-2 कर दिया, फिर फर्दर उसको ऐड कर दिया और m-3 कर दिया, वैसे वैसे ना इसकी वैल्यू धीरे धीरे घटती जाएगी, क्योंकि अब डिफिकल्ट होता जाएगा एटम के लिए इलेक्ट्रॉन लेना, क्योंकि अब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है। और अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है इसका मतलब कि अपकमिंग इलेक्ट्रॉन को वो रिपेल करना स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, और उसी की वजह से अगर वो इनिशियली एनर्जी रिलीज कर रहा था तो अब वो रिलीज करना कम कर देगा या फिर बंद कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सब ये चलता है। यूनिट्स तो आप देखो, एनर्जी की यूनिट्स किलो कैलोरी पर मोल में भी हो सकती है, किलो जूल पर मोल में भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी आप लोग इसको निकाल सकते हो। तो समस्या क्या आती है ना कि हम लोग किसी की भी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ऐसे डायरेक्टली उठा के नहीं निकाल सकते। हमको उसके लिए एक प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है जिसको बोलते हैं बॉर्न हेबर साइकिल। उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन चलो पहले उसको ही कवर करते हैं। ठीक है, ये देखो, ये फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आ गया। सबसे पहले देखो, एटॉमिक साइज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैसे वैसे कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा। तुम आउटर मोस्ट शेल में चाहे कितना भी इलेक्ट्रॉन डालो मत डालो, उसको कोई लेना देना ही नहीं है। वो अपने वैसे ही वहां पे न्यूक्लियर चार्ज पहुंचेगा नहीं। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये बैठा हुआ है एटम, ये इस तरीके से है। यहाँ पे तुम चाहे इलेक्ट्रॉन डालो या इससे ले जाओ, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, है ना, क्योंकि वो वहां तक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पहुंच ही नहीं पाता है बेचारा। तो ना तो एनर्जी रिलीज करने के मूड में ना एक्सेप्ट करने के मूड में। वो कहता है तुमको देनी है इलेक्ट्रॉन दे दो, नहीं देनी है मत दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसीलिए हम लोग ऐसा बोलते हैं कि एटॉमिक साइज जैसे जैसे बढ़ता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी जो है वो कम होती है। इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर क्या है कि जो भी छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी एटॉमिक साइज कम है वो जल्दी टेंडेंसी दिखाते हैं एक्सेप्ट करने का, बिकॉज ऑफ हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, है ना। अब देखो, इनर्ट गैसेस अगर आ गई तो वहां पर तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात ही छोड़ दो, वहां पर तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैसे ही जीरो होगी, है ना। और जिनके पास भी हाफ फील्ड या अगेन फुल फील्ड स्टेबिलिटी आ गई उनकी भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम होगी। अब मैं आपसे एक मस्त सवाल करना चाहता हूँ जो कि थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है। मुझे यहाँ पर बता दो, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, ये एक्सेप्शनल केस नहीं, ये तो नॉर्मल केस है। इसके अंदर बताओ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज्यादा किसकी होगी? ये चलो फ्लोरीन और ऑक्सीजन नहीं रहने देते हैं इसको, हम लोग बात करते हैं, हाँ इसकी बात करते हैं हम लोग, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन की बात करते हैं। इसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा खेल। बताओ, nitrogen and oxygen, in both of these elements which element will have a higher electron gain enthalpy? हायर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब समझ रहे हो कि मतलब वो इलेक्ट्रॉन चाहता है, वो चाहता है कि इलेक्ट्रॉन उसमें आ जाए और वो नेगेटिव एनर्जी रिलीज कर दे। ठीक है, बताओ फटाफट आंसर बताओ। हायर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होगी? चलो इस बार मैं मान सकता हूँ थोड़ा सही आंसर दे रहे हो। ओहो, जैसे ही मैंने बोला एक ने गलत आंसर दे दिया। मोस्ट ऑफ का आंसर सही है, ऑलमोस्ट ऑल का आंसर सही है सिवाय एक के। बिल्कुल सही बोल रहे हो यार। देखो ना, नाइट्रोजन की हाफ फील्ड स्टेबिलिटी होती है, अभी तो बताया था मैंने, P3 होता है। वो इलेक्ट्रॉन गेन करना ही नहीं चाहता, जीवन में कभी नहीं करेगा। इसीलिए आप देखोगे ना, नाइट्रोजन जो है N3 मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट इनर्ट गैसेस मानी जाती है, क्योंकि वो बैठी रहेगी पूरे टाइम। एटमॉस्फेयर के अंदर 78% तो यही रहती है, और ये इलेक्ट्रॉन गेन न करती है ना रिलीज करती, कुछ नहीं करती, बैठी रहती है शांति से। ठीक है, ऑक्सीजन ऑन दी अदर हैंड P4 है ना, और ये बहुत करीब है
P6 बनने के, 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए इसको, ये P6 बन जाएगा जो कि फुल फील्ड स्टेबल है। इसी चक्कर में, इसी जद्दोजहद में ये फट से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और बहुत एक्सटेंसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर देता है। तो आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट, कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा किस लिए होगी, ज्यादा किसके केस में होगी, ऑक्सीजन के केस में होगी। ठीक है ना। अब चलो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पे है, जो कि बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है ऑलरेडी, और मैं आपके सामने इसको सॉल्यूशन बताने से पहले रख रहा हूँ। फ्लोरीन एंड क्लोरीन, which will have a higher electron gain enthalpy? क्या बात है, ऋषिता जी ने एकदम सही जवाब दे दिया है। दिशा जी ने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया शायद, यास्मीन जी ने अब दिशा जी को देखते हुए फिर से गड़बड़ कर दिया। हिंदावी जी ने करेक्ट जवाब दे दिया है क्या, या यास्मीन जी ने सही जवाब दिया था? ओहो, किसका जवाब सही है? और बताओ, और बताओ। दो ही ऑप्शन है, या तो फ्लोरीन हो सकता है या क्लोरीन हो सकता है, फटाफट बता दो। क्योंकि मेरे को मिक्स्ड आंसर मिले हैं, कुछ लोगों ने क्लोरीन बोल दिया है, कुछ लोगों ने फ्लोरीन बोल दिया है। अब देखो, आंसर बहुत ही मजेदार है इसका। भव्या सर ने बोल दिया है क्लोरीन। ओके, और सोच लो, चलो 1 मिनट और सोच लो, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भर भर के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है कि विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी इन द होल पीरियोडिक टेबल। इन दोनों में से ही एक एलिमेंट जो है वो पीरियोडिक टेबल में, पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी रखता है। ये हिंट हो गया चलो आप लोगों के लिए। करेक्ट आंसर इज क्लोरीन। ओके, द करेक्ट आंसर इज क्लोरीन। देखो, ये थोड़ा सा ना एक्सेप्शनल केसेस की तरफ बढ़ गया। हमने क्या बोला था कि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे ना, तो साइज तो बढ़ती जा रही है। और हमने बोला था कि साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो वीक रहेगी, बहुत उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा इलेक्ट्रॉन आ रहा है कि जा रहा है। तो फिर आइडियली फ्लोरीन और क्लोरीन में से फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए थी, है ना। अगर हम नॉर्मल 10 को माने तो फ्लोरीन की ही ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन दिक्कत कहाँ आ जाती है कि फ्लोरीन बहुत ही ज्यादा छोटा है एलिमेंट। ये जो अपना एटम है ना, छोटा सा फ्लोरीन, ये इतना ज्यादा छोटा है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी बैठे हुए हैं। अच्छा, मुझे फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के बताना फटाफट। How many electrons are present in the final valence shell electron of fluorine? बिल्कुल सही बोला है, दिशा जी ने एकदम सही बोल दिया है। चलो आप लोगों को आता ही होगा, आई थिंक P5 हो जाती है ना। 2P5 हो जाती है। जब बात, बिल्कुल एकदम करेक्ट जवाब दिया है रिया जी आपने। 2P5, 2s2 2P5 करेक्ट। अब देखो, 2s2 2P5 मतलब 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं सेकंड शेल में। इस सेकंड शेल के अंदर अगर आप 7 इलेक्ट्रॉन्स भर दो ऑलरेडी, तो जब आप आउटर दूर से कोई एक इलेक्ट्रॉन लेके आओगे ना, तो ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन इसको इतना धक्का मारेंगे, बोलेंगे तू मत आ यहाँ पे। ठीक है, ओनली बिकॉज ऑफ दिस रीजन क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज्यादा हो जाती है। इसी एक कारण की वजह से अपना क्लोरीन जीत जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जा सकता है कभी भी। चलो, यही वापस से बता दिया गया है, पीरियड में आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, क्योंकि जेड इफेक्टिव भी बढ़ता जाता है, तो पॉजिटिव चार्ज आपको सफिशिएंटली मिलता रहेगा। और इन जनरल ये सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है, इस तरीके से ही चलता रहता है। सिमिलरली थर्ड पीरियड के अंदर भी इस तरीके से ही चलता रहेगा, है ना। अब देखो, ग्रुप के अंदर जब आप टॉप टू बॉटम जाओगे, तो क्योंकि साइज बढ़ती रहती है, तो जेड इफेक्टिव कम होता रहता है, तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम होती रहेगी। ठीक है,
अब देखो यही वो आ गया केस जो मैं आपको समझा रहा था कि ग्रुप, जो अपना सेवन्थ ग्रुप है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर कुछ इस तरीके से चलता है। ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन के अंदर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो वो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन देते नहीं है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। और इसी तरीके से कुछ और भी एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि अपना सिलिकॉन जो है उसकी भी ज़्यादा हो जाती है, फॉस्फोरस की नाइट्रोजन से ज़्यादा हो जाती है, सल्फर की ऑक्सीजन से ज़्यादा हो जाती है। ये वही केसेस हैं जिनके अंदर जो अपना 2p वाला जो है ना, 2p वाली जो पीरियड है उसकी साइज एक्सट्रीमली स्मॉल है, उसकी वजह से ही ये सारा एक्सेप्शनल केसेस आ रहा है। अगला फैक्टर जो है वो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। देखो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, किसी भी एटम की टेंडेंसी टू होल्ड द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। जो उसके एटम के सराउंडिंग में, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं उसको अपने करीब रखना, अपने पास रखना, वही उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अब साइज जैसे जैसे छोटा होता रहेगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास रहेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती रहेगी। साइज जैसे जैसे बढ़ाता बढ़ता बढ़ता रहेगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के दूर भी बहुत सारे होंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती रहेगी। अब मुझे बता दो फट से इसी बेसिस पे। ओके, चलो ठीक है, फिर आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हम कल वापस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कल भी 8 to 9 आई थिंक आपका क्लास है, कल पढ़ेंगे। अभी के लिए कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ पूछ सकते हो, नहीं तो आपका नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो आप लोग, चैट बॉक्स में पूछ सकते हो, नहीं तो हैंड रेज कर दो, मैं नाम बोलूंगा, आप लोग बोल भी सकते हो। कोई भी समस्या हो, कोई डाउट हो, बोलो। क्लियर है? ठीक है, तो फिर अभी हम लोग क्लास को एंड करते हैं। आप लोग 9 क्लास ज्वाइन कर लो फटाफट जाके। ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय।